नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का इतिहास। और आज बात करेंगे आपके परमार या पंवार राजवंश की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी। तो लिखा परमार वंश की स्थापना गढ़वाल में कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी के आसपास हुई थी। परमार वंश के संस्थापक को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल परमार वंश के कहते संस्थापक थे, ज़्यादातर इसी को माना जाता है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अजयपाल परमार वंश के कहते संस्थापक थे। कई सारे जो ग्रंथ हैं परमार वंश से संबंधित, उनमें उनका जो बोल सकते हैं वास्तविक संस्थापक को अजयपाल को ही माना जाता है। 888 ईस्वी से 1949 तक परमार वंश के राजाओं ने शासन किया था, जिसमें से कुल अगर देखा जाए तो सूची में 60 राजाओं का नाम प्राप्त होता है। अलग अलग इतिहासकारों ने इन 60 राजाओं की अलग अलग 4 सूचियां प्रदान की, जिनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय देखने को मिलती है बैकेट की सूची, जो 1849 में दी गई थी। तो 4 सूचियां मैं बता देता हूँ। एक है आपकी एटकिंसन की सूची, फिर आता है विलियम्स की सूची, फिर आता है बैकेट सूची 1849, और उससे पहले भी एक आ चुकी है हॉर्डिक की सूची, ये 1786 में आई थी, 96 में आई थी। पहले शासक, ठीक है, आपने याद रखना है कनकपाल है। उसके बाद कई सारे शासक आते हैं, आपको सीधे याद करना है फिर किसके बारे में। उसके बाद याद करना होता है आपको यहाँ पर 37वें शासक अजयपाल के बारे में। उसके बाद आपको लगभग लगभग सभी शासकों के नाम याद रखने होंगे। जैसे आपके कौन सा था, कल्याण शाह आ जाते हैं, उसके बाद बहादुर शाह आ जाते हैं, ठीक है ना, मान शाह, श्याम शाह, महपति शाह, पृथ्वी शाह, मेदनी शाह, फतेह शाह, उपेंद्र शाह, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे 40 के बाद सारे इंपॉर्टेंट है। प्रदीप शाह, ललित शाह, फिर जयकीर्त शाह, और बोल सकते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध जो 1804 में होता है। और परमार वंश का यहाँ पर अंत माना जाता है, क्योंकि उसके बाद गोरखा आ जाते हैं 54वें शासक प्रद्युमन शाह। पर सुदर्शन शाह के बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के साथ जो एक संधि साइन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रिटिश लड़ते हैं किसकी तरफ से, परमार या पंवार शासकों की तरफ से लड़ते हैं, गोरखाओं को हराते हैं। सुगोली की संधि साइन होती है 1816 में। और उसके बाद कुमाऊं का क्षेत्र तो पूरा ले लेते हैं, साथ ही साथ सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़ देते हैं, किसके लिए, सुदर्शन शाह के लिए। और सुदर्शन शाह को मजबूरन क्या करना होता है कि अपनी राजधानी जो थी वो श्रीनगर से टिहरी लानी होती है। तो सुदर्शन शाह के बाद आपके शासक बनते हैं भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, उसके बाद नरेंद्र शाह, और अंतिम शासक कौन, मानवेंद्र शाह 1849 में, जब टिहरी बोल सकते हैं टिहरी रियासत का विलय कर दिया गया था किसमें, भारतीय संघ में। तो कनकपाल के बारे में पढ़ते हैं। यह परमार वंश का प्रथम शासक था जिसने इस वंश की नींव रखी थी। यह मालवा क्षेत्र के राजा थे। मालवा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, कुछ आपका बोल सकते हैं जो वेस्ट यूपी है, और थोड़ा सा हरियाणा पंजाब का क्षेत्र मालवा पठार या मालवा रीजन में आता है। तो 887 ईस्वी के आसपास बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे। और वहीं पे चांदपुरगढ़ जो आपका देखने को मिलता है चमोली में, तो वहाँ के शासक भानु प्रताप से उनकी मुलाकात होती है। भानु प्रताप काफ़ी ज़्यादा इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भानु प्रताप की कोई औलाद नहीं रहती, तो इसलिए क्या करते हैं कि अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर देते हैं, राजा कनकपाल के साथ कर देते हैं। जिसके कारण राजा कनकपाल यहीं पर क्या कर देते हैं, परमार वंश की स्थापना कर देते हैं। राजा कनकपाल के संबंध में अगर हम देखें तो कई सारे स्रोत मिलते हैं, बोल सकते हैं कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं उनके स्रोतों से। जैसे एक चीज़ देखने को मिलती है कि लक्ष्मण देव हैं जो परमार वंश के 28वें शासक हैं, उनके टिहरी क्षेत्र में ताम्र मुद्राएं, उनसे भी पता लग जाता है। अनंतपाल हैं जो 29वें शासक हैं, तो उनके कुछ धारसील ग्राम, उखीमठ से धारसील आलेख, उनसे भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जगतपाल हैं 34वें शासक हैं, उनका देवप्रयाग शिलालेख है, उससे भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चांदपुरगढ़ में एक कौनपुरगढ़ है, उपगढ़ है उसका, तो वहाँ पे राजा बोला जाता है कि राजा कनकपाल वहीं के कहते हैं शासक थे, वहीं उन्हीं का गढ़ माना जाता है वो। राजा कनकपाल के मूल निवास को लेकर भी इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, और इन सब मतों में दो मुख्यतः निकल के आते हैं। जैसे पहला आता है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राजा कनकपाल मूलतः मेवाड़, गुजरात या महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों से शायद से इस क्षेत्र से आए होंगे। क्लियर नहीं है कि कौन सा है, मेवाड़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पर माना जाता है कि अधिकतर चांसेस ये हैं कि यहीं से आए होंगे। और इसके चांसेस बोल सकते हैं, इसका जो प्रमाण मिलता है कहाँ से मिलता है, चांदपुरगढ़ के शिलालेख से मिलता है। कुछ इतिहासकार हैं जैसे एटकिंसन है, पातेराम है, हरिकृष्ण रतूड़ी है, तो उनका मानना है कि ये धार क्षेत्र से आए थे, पर ये ज़्यादा प्रमाणिक नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में चांदपुरगढ़ बोला जा सकता था कि वहीं के शासक थे कनकपाल, तो उसी अभिलेख को ज़्यादातर या उस शिलालेख को ज़्यादा बोल सकता है प्रमाणिक माना जाता है। अब आते हैं अजयपाल, 37वें शासक हैं, ये आपने याद रखना है। तो लिखा है यह परमार वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे, 37वें शासक रहे हैं। इन्होंने परमार वंश की राजधानी को 2 बार स्थानांतरित किया था। पहला 1512 में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाते हैं, और उसके बाद फिर 1517 में 5 साल बाद ही वो देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे
उनको जीत कर एक छत्र राज्य की स्थापना करते हैं और इसको गढ़वाल नाम देते हैं। तो गढ़वाल की स्थापना 52 गढ़ों से हुई है। 52 गढ़ों की अगर सूची देखी जाए तो उसमें चांदपुर गढ़ ये है आपका, जो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने उप्पूगढ़ याद करना है, क्योंकि यहाँ के जो सरदार थे कफू चौहान, उनके साथ इनका संघर्ष देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था देवलगढ़, देवलगढ़ आप याद कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेनली। तो लिखा राजा अजयपाल के संबंध में जानकारी कवि भरत, कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी, और जो सुदर्शन हैं इसी वंश के, जो बोल सकते हैं 55वें शासक हैं, उनके कुछ सभासर ग्रंथ हैं। उनमें यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर बोला गया कि अजयपाल के माने गए, परमार वंश के प्रथम शासक माने गए। देवगढ़ में बोल सकते हैं, देवलगढ़ में अगर बात की जाए तो परमार वंश की जो बोल सकते हैं कुल देवी है राजराजेश्वरी, उसका मंदिर भी बना हुआ है। श्रीनगर में कालिका मठ, और अगर देखा जाए सत्यनाथ मंदिर, गौरजा मंदिर, भैरव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, इनका पुनर्निर्माण भी किसने करवाया है? अजयपाल ने ही करवाया। कहा जाता है अजयपाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जो इनके काल में रसोई का कार्य किया करते थे। इन्होंने धूलिपाथा पैमाना जैसे कार्य की भी शुरुआत की है। अजयपाल की तुलना अगर देखा जाए तो कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र सभी से की गई है। और जो कवि भरत हैं वो अपने काव्य में, मानवोदय काव्य में का बात करते हैं कि राजा अजयपाल जो थे उनकी तुलना सम्राट अशोक से भी हुई है। बिल्कुल लगभग सेम सेम लगता है। जैसे सम्राट अशोक की अगर बात करें तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास। तो उसमें क्या हुआ था कि युद्ध लड़ने के बाद वो अपनी भैरी घोष की नीति छोड़ देते हैं, युद्ध नीति छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब वो देखते हैं कि लोग मारे गए तो उसके बाद युद्ध नीति छोड़कर धर्म नीति के आगे की तरफ आगे बढ़ते, धर्म नीति, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उसी तरीके से राजा जयपाल ने भी गोरखनाथ पंथ अपना लिया था। गोरखनाथ जो थे संत, उन्हीं के नाम पर गोरखा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ये आपने याद रखना है। गोरखनाथ पंथ को अपनाने के पीछे यह कारण बताया जाता है, जिन 52 गढ़ों को राजा जयपाल ने जीता था उनमें से एक गढ़ जिसका नाम था उप्पूगढ़, वहाँ का सरदार था कपू चौहान। तो वो राजा जयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कपू चौहान राजा जयपाल के सामने झुकना नहीं चाहता था, जिसके कारण दोनों में भयंकर युद्ध होता है। जिसके बाद राजा जयपाल इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कप्पू चौहान से कि बोलते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। ये सेम लगता है जैसे आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। कफू चौहान ने अपने बारे में बताते हैं कि अगर मैं पशु हूँ तो मैं शेर हूँ, और अगर मैं पक्षी हूँ तो मैं गरुड़ हूँ। इस युद्ध में बहुत खून बहा था, जिसके बाद राजा जयपाल ने गोरखनाथ पंथ अपना लिया था। कई बार पूछा जाता गोरखनाथ पंथ अपनाने वाले शासक कौन थे, तो वो अजयपाल ही थे। तांत्रिक विद्या पर आधारित जो सांवरी ग्रंथ है उसमें अजयपाल को आदिनाथ के रूप में जाना गया है। उसके बाद शासक आते हैं सहजपाल, ये 42वें शासक थे। 5 अभिलेख मिलते हैं देवप्रयाग मंदिर से इनके, और जो कवि भरत है उनका मानवोदय काव्य है, तो इनको उसमें वो बताते हैं कि इनका नाम या इनको किस तरीके से संबोधित करते हैं, राजनीति का चतुर या संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला, यानी कि एक बेहतर व्यक्ति बताया गया। इन्हें वीर गुणज सुकत प्रज्ञा के नाम से भी जाना गया है। अब आते हैं बहादुर शाह या बलभद्र शाह। बलभद्र शाह वो पहले शासक हैं जो शाह की उपाधि धारण करेंगे, किन में? परमार वंश के शासकों में। शाह मतलब होता शेर। बहादुर शाह को बलराम शाह, राम शाह और बलभद्र शाह तीनों नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। परमार वंश में ये पहले शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के बाद परमार वंश के सारे शासकों के नाम के आगे यह उपाधि लगी है। इनकी बहादुरी और युद्ध शैली की वजह से कवि देवराज ने बहादुर शाह की तुलना भीमसेन समूहबली से की है। इन्होंने 1581 में कुमाऊं के चंद शासक जो थे रुद्रचंद, तो ये दोनों समकालीन है किसके? अकबर के। उनके साथ एक बधानगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। बधानगढ़ बोलो या ग्वालदम का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें होता है कि बहादुर शाह के जो बोल सकते हैं ने सुखल देव जो कत्यूरी शासक थे, उनकी सहायता से, तो बोल सकते हैं पंवार वंश के शासक आपके कौन? बलभद्र शाह और कत्यूर वंश के शासक आपके सुखल देव साथ मिलकर रुद्रचंद को हराते हैं, और रुद्रचंद का जो सेनापति रहता पुरुषोत्तम पंत इस युद्ध में मारा जाता है। मानसा की बात करें, एक बेहतरीन शासक है। 1610 में देवप्रयाग के मंदिर से इनके कुछ लेख प्राप्त होते हैं। इनके काल में गढ़वाल पर कुमाऊं के चंद शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया था, और 7 बार मानसा से हार जाते, पर 8वीं बारी जीत जाते हैं। होता क्या है कि मानसा के सेनापति रहते नंदी, और 1605 में गढ़वाल के जो सेना नायक रहते खत्तर सिंह, लक्ष्मीचंद उन्हें 8वें आक्रमण में मार देते हैं, और इतना खुश होते हैं कि कुमाऊं की तरफ खत्तर सिंह के नाम पर खतौड़ा त्यौहार मनाने की घोषणा कर देते हैं। अच्छा, आगे बोला गया है कि इन्हें बहुगुणा वंशावली है, उसके अनुसार इन्हें बद्रिशावतोरण का कहा गया है। मानवोदय काव्य के रचयिता कवि भरत इन्हें राजकवि, इनके क्या थे? राजकवि थे। तो कवि जो भरत थे मानवोदय काव्य के रचयिता, वो मानसा के टाइम पे आपको देखने को मिलता था। आप पकड़ सकते हो, जैसे मानवोदय में मानवोदय लिखा हुआ है तो मानसा। अच्छा, अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति आता है जीतू बगडवाल। तो जीतू बगडवाल जो थे ये थोकदार थे, इनके टाइम पे इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे।
आगे लिखा है जीतू बगड़वाल बगुड़ी गांव जो टिहरी क्षेत्र में पड़ता था, वहाँ के रहने वाले थे। इनका पिता का नाम गरीब राय और माता का नाम क्या था, सुमीरू था। जीतू बगड़वाल के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि एक दिन खेत में हल लगा रहे थे और आंचरियाँ, जिन्हें परियाँ कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, तो वो बैलों के साथ क्या उन्हें लेकर चली गई थी। अब आते हैं श्याम शाह। श्याम शाह अगर देखा जाए तो ये मुगल शासक जहांगीर के क्या समकालीन है। श्याम शाह का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। दो ही ऐसे मुगल शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक है आपके बाबर तुझके बाबरी, और एक है जहांगीर जिन्होंने जहांगीर नामा लिखा है। जहांगीर का मूल नाम सलीम था, ये याद रखना। उनकी पत्नी का नाम था आपका नूर जहाँ मैरुनिसा। अच्छा, आगे लिखा इसमें बताया गया है कि श्याम शाह को जहांगीर द्वारा एक हाथी और एक घोड़ा उपहार दिया गया था, और श्रीनगर में शामशाही बागान का इन्होंने निर्माण करवाया था श्याम शाह ने। इनके राजगुरु का नाम क्या था, शंकर देव था, और कहा जाता है कि इनकी 60 रानियाँ थी, और श्याम शाह की मृत्यु जब हुई थी तो सारी की सारी रानियाँ सती हो गई थी। महपत शाह की बात कर देते हैं। एक प्रमुख शासक है, शाहजहाँ के क्या समकालीन है, और इन्होंने किशोर राय मठ मंदिर का निर्माण करवाया था श्रीनगर में। इनके टाइम पे 3 तिब्बती आक्रमण होते हैं, और इन तीनों आक्रमणों को ये सफलतापूर्वक रोक देते हैं। दापा या दावा आक्रमण जो महपत शाह द्वारा किए गए थे, और इनमें इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, तो इसका उल्लेख हरिकृष्ण रतूड़ी जी कर रहे हैं। महिपत शाह द्वारा हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर क्षेत्र था वो भी जीता गया था, और इन्होंने गर्भभंजन नामक उपाधि भी दी गई थी इन्हें। यही गर्भभंजन उपाधि माधो सिंह भंडारी को भी दी जाती, जो उनके सेनापतियों में से एक थे। जैसे आगे लिखा, महिपति शाह की अगर बात करें तो मुख्यतः इनके 3 सेनापति, एक का नाम था रिखोला लोधी, एक का नाम था बनवाड़ी दास, और तीसरे थे आपके माधो सिंह भंडारी। मुगल लेखों में अगर देखा जाए तो महिपत शाह को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी गई है। मौला राम बताते हैं इनके बारे में कि महाप्रचंड भुजदंड इन्हें कहते हैं। रोटी सूची प्रथा जो थी महिपति शाह के टाइम पे प्रसिद्ध थी, और उनकी पत्नी थी रानी कर्णावती। तो सबसे पहले बात कर देते हैं इनके प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी की, जिन्हें घरबंजक भी कहा जाता है, और इन्होंने जो मलेथा की गूल था उसका निर्माण करवाया था। और इनके बारे में ये जानकारी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जो रजत अभिलेख है उनसे प्राप्त होती है। रानी कर्णावती के टाइम पे एक हुआ था कि जब हाटग्राम जो चमोली क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर माधो सिंह भंडारी को साक्षी मानते हुए इन्होंने एक ब्राह्मण था हटवाल नाम का, उसे भूमिदान दिया था। और इसकी जो चर्चा है वो मिलती 1640 के कुछ ताम्रपत्र अभिलेखों से। अब बात कर लेते हैं आपके रानी कर्णावती की। तो महिपति शाह की जो पत्नी थी, 46वें शासक जो महिपत शाह थे उनकी पत्नी थी, जिन्हें नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है तो मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि उस समय जो मुगल शासक रहते हैं शाहजहाँ, 1635 में क्या करते हैं, अपने सेनापति नवाजत खां को दून घाटी पर हमला करने के लिए भेजते हैं। अब होता क्या है कि महिपत शाह की क्या होती है कि अकस्मात मौत हो जाती है, और पृथ्वीपति शाह जो उनका बेटा रहता है, रानी कर्णावती का जो बेटा रहता है, वो अल्पायु रहता है। इस कारण रानी कर्णावती एक संरक्षक के रूप में गढ़वाल में राजपाट को देखना स्टार्ट कर देती है। जब नवाजत खां का आक्रमण होता है तो रानी कर्णावती क्या करती है, बहुत बहादुरी और सूझबूझ से मुगल सेना को हराती है, और फिर पकड़े गए सैनिकों के नाक काट दिए जाते हैं। उसकी बात से देखने को मिलता है कि इनका नाम नक्कटी रानी पड़ जाता है। आगे चलते हैं। एक और चीज़ है, रानी कर्णावती ने करणपुर जो आपका देहरादून में, उस नगर की स्थापना भी की थी। अब इनके बेटे के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी शाह की। तो ये आपने याद रखना है कि जैसा कि आपको पता ही है कि रानी कर्णावती क्या करती, पृथ्वी शाह की संरक्षिका रहती है। उस समय पृथ्वीपति शाह केवल 7 वर्ष के रहते हैं। तो ये अपने नाम पर एक पृथ्वीपुर नाम का एक शहर बसाते हैं, और ये औरंगजेब के समकालीन है। और यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि औरंगजेब जब अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे होते हैं, उनके 3 भाई और थे। सबसे बड़े भाई थे दारा शिकोह, एक था शाह सूजा, और एक था मुराद बख्श। उन सबको हराते हुए, और इनकी कुछ बहनें भी थी, जैसे जहाँ आरा, रोशन आरा, तो ये कुछ इनकी बहनें भी थी। सबसे बड़ी बहन जो थी उसका नाम जहाँ आरा था। तो दारा शिकोह जो करते हैं अपने पुत्र सुलेमान शिकोह को क्या करते हैं, औरंगजेब से बचाने के लिए पृथ्वीपति शाह के पास भेज देते हैं शरण के लिए। अब औरंगजेब की अगर बात करें तो इसने अपने तीनों भाइयों को युद्ध में हरा दिया था, और देखा जाए तो अपने पिता शाहजहां को क्या कैद कर लिया था, और जितने भी इसके विरोधी रहते हैं औरंगजेब के, उन सबको मार देता है ये। दारा शिकोह को भी मार दिया था इन्होंने। तो जो सुलेमान थे शिकोह थे, वो पृथ्वी शाह के पास शरण लेने के लिए जाते हैं, और पृथ्वीपति शाह उन्हें शरण भी देते हैं। और सुलेमान शिकोह के साथ उस समय लगभग 17 व्यक्ति और आए थे। पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था मेदिनी राय, वो अपने पिता के साथ विद्रोह करता है, और सुलेमान शिकोह को पकड़कर औरंगजेब के पास सौंप देता है। इस कारण पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, इसको देश निकाला की सजा दे देते हैं। और मेदिनी राय को, या बोल सकता, सॉरी मैं मेदिनी राय बोल रहा हूँ, मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है उत्तराखंड के इतिहास में।
1662 में औरंगजेब ने मेहदी शाह की दिल्ली में मृत्यु की सूचना पृथ्वी शाह को दे दी थी। पृथ्वी शाह और मानदंता प्रकाश के बीच में एक हाटाकोटी की संधि साइन होती है। हाटकोटी की संधि साइन होती है। पृथ्वी शाह के राजगद्दी त्यागने के बाद फतेह शाह राजा बनते हैं और औरंगजेब फतेह शाह जब वो राजा बनते हैं तो उनको बधाई भी देते हैं। फतेह शाह की अगर बात की जाए तो उन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। 12 साल के थे जब शासक बने थे और इनकी जो माता थी उनका नाम कटोची देवी था, जो उस समय संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। फतेहपति शाह को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और इन्हें इनके चित्रों में सेम वैसे जैसे गुरु गोविंद सिंह को दिखाया जाता है घोड़े पे बैठे हुए, वैसे दिखाया गया है। इन्होंने अपने शासनकाल में परमार वंश की सीमाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और इन्हीं के काल में सबसे ज़्यादा सीमा विस्तार देखने को मिलता है गढ़वाल वंश का। जैसे मुगल शासक अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार फतेहपति शाह के टाइम पे भी आपको 9 रत्न देखने को मिलेंगे। यही चीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। गुप्त वंश का शासक रहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का बेटा, वहाँ पे भी आपको नवरत्न देखने को मिलते। तो उनके नवरत्नों में तो कई लोग थे, जैसे कालिदास थे, बरामिहिर थे, आपके बाण भट्ट थे और आपके सुश्रुत थे, ये आपको देखने मिलते हैं। धनवंतरी थे। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फतेहपति शाह के टाइम पे भी आपको देखने मिलेगा, जैसे हरदत्त थपलियाल, सरदार डंगवाल, सहदेव चंदोला, हरदत्त नौटियाल, खेतराम धस्माना, कीर्तिराम कैंथोला, वाशवानंद बहुगुणा, सुरेशानंद भरतवाल और रुद्रदत्त किमोठी, ये इनके नवरत्नों में से थे। अच्छा, सहारनपुर पर आक्रमण करके उस जगह का नाम फतेहपुर रखते हैं। फतेहपति शाह ने देहरादून में एक गुरुद्वारा बनाने में मदद की थी और उसमें जो आपके गुरुराम राय थे उन्हें यहाँ बुलाया था और 3 गांव दान देते हैं जो देहरादून में खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। इनके काल के बारे में अगर देखा जाए तो कई सारी किताबों से जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कवि रतन की किताब है फतेह प्रकाश है फतेह शाह, तो वहाँ से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसमें इनको सील का सार, हिंदुओं का रक्षक और उदंडों को दंड देने वाला कहा गया है। मातेराम की अगर देखा जाए तो उनकी किताब है वृंत कौमुदी या छंदसार पिंगल, उसमें मातेराम ने इनकी तुलना शिवाजी से की है। फतेहपति शाह सिरमौर का युद्ध लड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में, उस वहाँ के शासक मेदिनी प्रकाश से, और एक भंगाड़ी का युद्ध भी लड़ते हैं सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ। उपेंद्र शाह इनके बाद शासक बनते हैं और कहा जाता है बग्वाल के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की अगर बात करें तो 5 साल के थे जब शासक बने थे और इनकी संरक्षिका जो थी या इनकी माता जो थी जिया कनकदेई थी। ये वो थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यही महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले आपको देखने को मिलती है कि गुप्त वंश का शासक रहता है चंद्रगुप्त प्रथम, वो इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। 1743 में कुमाऊं में शासन कर रहे जो चंद्रवंश के शासक थे कल्याण चंद चतुर्थ, उस तरफ रोहिलों का आक्रमण हो जाता है। रोहिल्ला जो था, रोहिलखंड जो बोला जाता है, ये उत्तराखंड के बोल सकते हैं नीचे दक्षिण की तरफ है। जैसे आपका ये लग जाता है हरिद्वार या आपका गढ़वाल हो गया या आपका कौन सा हो गया उधम सिंह नगर हो गया, तो इससे नीचे वाला जो क्षेत्र लगता है पीलीभीत वाला क्षेत्र, रामपुर वाला क्षेत्र, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, इस तरह वाले क्षेत्र को रोहिलखंड कहा जाता था। तो रोहिलों के खिलाफ ये कल्याण चंद चतुर्थ की मदद भी करते हैं चंद्रवंश के शासक की। ज़्यादा फर्क देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि 1773 में क्या होता है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सेना को रोहिले क्या कर देते हैं, दूनागिरी के युद्ध में क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। अब बात करते हैं आगे ललित शाह की। अगर ललित शाह की बात करें तो ये चंद शासक दीपचंद के कहते हैं समकालीन थे। इनके 4 बेटे थे, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। अगर देखा जाए तो जब ये कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं उसका निमंत्रण इन्हें भेजते हैं हर्षदेव जोशी, ठीक है ना, बहुत ही बवाली आदमी था, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि कुमाऊं को या कुमाऊं के चंद्रवंश को डुबाने में इसी व्यक्ति का हाथ है। 1777 में बगवाली पोखर युद्ध में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें ललित शाह क्या कर देते हैं, मोहनचंद को हरा देते हैं और फिर अपने बेटे प्रद्युमन शाह को बोल सकते हैं कि आपका कुमाऊं की राजगद्दी में बैठा देते। तो प्रद्युमन शाह वो व्यक्ति थे जो प्रद्युमन चंद के नाम से शासन करते हैं, कहाँ पर, आपका कुमाऊं में, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ कुमाऊं से युद्ध के बाद जब लौटते समय अगर देखा जाए तो गनाई गिवाड़ दुर्डी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ललित शाह की। अब बात करते हैं इनके बेटों की। जयकृत शाह की अगर बात करें तो ये प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई था और एक कपरौली का युद्ध होता है 1785 में, उत्तराधिकार का युद्ध प्रद्युमन शाह जयकृत शाह के बीच में, जिसमें आपका प्रद्युमन शाह विजय होता है, विजित तो रहता है। 1785 में जोशानी कांड होता है और हरदेव जोशी गढ़वाल पर आक्रमण करके लूटपाट करना स्टार्ट कर देता है। प्रद्युमन शाह की अगर बात करें तो ये अपने सौतेले भाई जयकृत शाह को 1786 में मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह गढ़वाल के राजा बनते हैं, मार देते हैं किसको, जयकृत शाह को। ये पहले शासक जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। जब प्रद्युमन शाह गढ़वाल के भी शासक बन गए थे
तो उनके भाई पराक्रम शाह ने उनके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इनके गढ़वाल की राजगद्दी संभालने के बाद कुमाऊं के राजपाट का कार्यभार हर्षदेव जोशी ने संभाला। गढ़जीता संग्राम या गणिका नाटक, जिसके रचयिता ने मौला राम है, उन्होंने अपनी रचना में पराक्रम शाह के प्रद्युम्न शाह के खिलाफ उसके विद्रोह का उल्लेख किया है और पराक्रम शाह को एक दुराचारी, चरित्रहीन और विलासी राजकुमार की संज्ञा दी गई है। पालीग्राम के अगर युद्ध की बात करें तो ललित शाह के मोहन चंद को हराने के बाद उनका बेटा जो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है, पर शासन व्यवस्था हर्षदेव जोशी संभालते हैं। बाद में 1786 में गौतम मोहन चंद दोबारा वापस आता है बेहतर तैयारी करके, और हर्षदेव जोशी और प्रद्युम्न शाह की जो संयुक्त सेना होती है और पालीग्राम का युद्ध उनके बीच में लड़ा जाता है और मोहन चंद विजय रहता है और दोबारा से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है मोहन चंद। 1788 में हरदेव जोशी दोबारा क्या करते हैं, मोहन चंद से युद्ध करते हैं और इस बार मोहन चंद की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, और हर्षदेव जोशी शिवचंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा देते हैं एज अ पपेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, शिवचंद से महेंद्र चंद का युद्ध होता है और महेंद्र चंद विजय रहते हैं और कुमाऊं पर महेंद्र चंद की सत्ता स्थापित हो जाती है और अंतिम शासक हैं ये कौन, आपके कुमाऊं वंश के, ठीक है ना। इस क्रम में गढ़वाल पर प्रद्युम्न शाही राज कर रहे होते हैं। अब हरदेव जोशी 1790 में नेपाल के जो गोरखा रहते हैं उन्हें आक्रमण के लिए क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। फिर आपका 1790 में एक हवाला बाग का युद्ध होता है गोरखाओं और किसके बीच में, महेंद्र चंद के बीच में, जिसमें गोरखा विजेत रहते हैं। महेंद्र चंद की हत्या कर दी जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गोरखाओं का बोल सकते हैं शासन आ जाता है कहाँ पर, कुमाऊं पे 1790 से लेके 1816 तक, लगभग आपका 26 साल तक। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुमाऊं पे हमला किया था गोरखाओं ने, ये 1791 में रणनीति बनाते हैं किसके खिलाफ, गढ़वाल के खिलाफ, और एक लंगूरगढ़ का युद्ध होता है प्रद्युम्न शाह के साथ और उस युद्ध में ये सफल नहीं रहते। पर होता क्या है कि गढ़वाल की किस्मत ही खराब रहती है, 1795 में अकाल पड़ जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो 1 सितंबर 1803 को एक विनाशकारी भूकंप, जिसकी तीव्रता बोली जाती है 9 के आसपास थी, 9 में कुछ नहीं बचता, 7 से 8 के बाद 8, 9, 10 ये अगर आते हैं, ये सबसे तगड़े भूकंप होते हैं, इसमें कोई चीज़ बचती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जनधन का। तो 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना दूसरा आक्रमण करते हैं और बाड़ाहाट का युद्ध आप जानते हैं। सबसे पहले ये 3 युद्ध लड़े जाते हैं प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में, तो बाड़ाहाट का युद्ध, बाड़ाहाट उत्तरकाशी को बोला जाता है। और उसके बाद एक चंबा में युद्ध होता है, ठीक है ना, चंबा जिसे बोला जाता है। और 14 मई 1804 को निर्णायक युद्ध होता है खुड़बड़ा के युद्ध में, जहाँ पे प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ टिहरी पर भी किसका, ये बोल सकते हैं गढ़वाल पर भी किसका शासन आ जाता है, गोरखाओं का। शिव प्रसाद डबराल चारण कहते हैं कि प्रद्युम्न शाह के शासन काल को निर्धनता की खो में डूबा और कुशासन कहकर उन्होंने संबोधित किया है। इस प्रकार कुमाऊं में चंद्रवंश और गढ़वाल में परमार वंश का क्या हो जाता है, अंत गोरखाओं के द्वारा कर दिया जाता है। संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं पर गोरखा राज स्थापित हो जाता है, जो चलेगा 1816 तक, जब ब्रिटिशर्स आएंगे और इनको हटाएंगे यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद गोरखा वंश पढ़ेंगे और प्रद्युम्न शाह तक हो गया 54 शासकों तक, तो 6 शासक और पढ़ेंगे आगे गढ़वाल वंश के, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।